चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में। दिल्ली पुलिस को हाल ही में श्रद्धा वॉकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट की अनुमति हाईकोर्ट से मिल चुकी है। इसी वजह से यह विषय चर्चा में बना हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है। शातिर क्रिमिनल बचने के लिए अक्सर झूठी कहानियां बनाते हैं, पुलिस को गुमराह करते हैं। इससे सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट में साइकोएक्टिव दवा दी जाती है जिसे ट्रुथ ड्रग भी कहते हैं, जैसे कि सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम एमाइटल। सोडियम पेंटोथल कम समय में तेजी से काम करने वाला एनेस्थेटिक ड्रग है। इसका इस्तेमाल सर्जरी के दौरान बेहोश करने में सबसे ज़्यादा होता है। केमिकल जैसे ही नसों में उतरता है, शख्स बेहोशी में चला जाता है। बेहोशी से जागने के बाद भी आरोपी आधी बेहोशी में रहता है। इस हालत में वो जानबूझकर कहानी नहीं गढ़ सकता, इसलिए सच बोलता है, क्योंकि माना जाता है कि यह दवा व्यक्ति के झूठ बोलने के इरादे को कमज़ोर करती है। इसलिए सोडियम पेंटोथल या सोडियम थियोपेंटल को कभी कभी ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है और इसी रूप में संदर्भित भी किया जाता है। और कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खुफिया कर्मियों द्वारा इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। अब हम बात करेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में। पॉलीग्राफ टेस्ट नार्को टेस्ट से अलग होता है। इसमें आरोपी को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, बल्कि कार्डियो कफ जैसी मशीनें लगाई जाती हैं। इसके जरिए ब्लड प्रेशर, नब्ज, सांस, पसीना, ब्लड फ्लो को मापा जाता है। इसके बाद आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं। झूठ बोलने पर वो घबरा जाता है, जिसे मशीनें पकड़ लेती हैं। एक पॉलीग्राफ टेस्ट एक धारणा पर आधारित है कि किसी व्यक्ति के झूठ बोलने पर शुरू होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के सामान्य शारीरिक प्रतिक्रियाओं से भिन्न होती हैं। इस तरह का टेस्ट पहली बार 19वीं सदी में इटली के अपराध विज्ञानी सेसारे लोम्ब्रोसो ने किया था। बाद में 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मेरस्ट्रॉन और 1921 में कैलिफोर्निया के पुलिस अधिकारी जॉन लॉसन्स ने भी ऐसे उपकरण बनाए। भारत के कोर्ट में नार्को टेस्ट की लीगल वैलिडिटी क्यों नहीं है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार दवा के इस्तेमाल के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई अपराधी सिर्फ सच ही बोले। एनेस्थीसिया की स्थिति में कोई शख्स अपनी इच्छा से स्टेटमेंट नहीं देता है और इस समय वह अपनी होशो हवास में भी नहीं होता है। इसलिए कोर्ट में कानूनी तौर पर साक्ष्य के लिए नार्को टेस्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि नार्को टेस्ट रिपोर्ट की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किए जाने की अनुमति होगी। इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद, जो कि 2010 से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने फैसला सुनाया कि बिना आरोपी की सहमति के कोई भी लाई डिटेक्टिव परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। वॉलेंटियर के पास एक वकील तक पहुंच होनी चाहिए और पुलिस और वकील द्वारा उसे बताए गए परीक्षण के शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ होने चाहिए। ये भी कहा गया है कि 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित अभियुक्त पर पॉलीग्राफी टेस्ट के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष संबंधित व्यक्ति की सहमति दर्ज की जानी चाहिए। परीक्षणों के परिणामों को स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता, लेकिन स्वेच्छा से लिए गए परीक्षण की सहायता से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी या सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 20(3) या आत्म अपराध के खिलाफ अधिकार का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे नार्को टेस्ट से संबंधित कुछ उदाहरणों के बारे में। आरुषि मर्डर केस में 15 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 में 14 साल की लड़की आरुषि की रहस्यमयी मौत हो गई थी।
फिर जनवरी 2010 में पुलिस को नौकर हेमराज के दोस्त कृष्णा के नार्को टेस्ट की परमिशन मिली थी। सीबीआई ने जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश में उन्नाव रेप पीड़िता को ले जा रहे वाहन को टक्कर मारने वाले ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर के लिए इस टेस्ट से गुजारने की मांग की थी। अगस्त 2019 में सीबीआई पंजाब नेशनल बैंक के एक पूर्व कर्मचारी पर पॉलीग्राफी और नार्को एनालिसिस परीक्षण करना चाहती थी, जो फरार ज्वेलर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े कथित 7,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी में हिरासत में थे। प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी ने सहमति से इनकार कर दिया था। इसी तरीके से मई 2017 में इंद्राणी मुखर्जी, जो 2012 में अपनी बेटी शीना बोहरा की कथित रूप से हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना कर रही थी, ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की पेशकश की थी। सीबीआई ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके पास उनके खिलाफ पहले से ही पर्याप्त सबूत है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या नार्को टेस्ट से जान भी जा सकती है? नार्को टेस्ट में जो ड्रग्स दिया जाता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। जरा सी चूक से मौत भी हो सकती है या आरोपी कोमा में जा सकता है। यही वजह है कि नार्को टेस्ट से पहले आरोपी की मेडिकल जांच की जाती है, जिससे बड़ी बीमारी का पता चल सके। अगर आरोपी को मनोवैज्ञानिक, ऑर्गन से जुड़ी या कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी है तो उसका नार्को टेस्ट नहीं किया जाता। नार्को टेस्ट अस्पताल में इसलिए करवाया जाता है क्योंकि कुछ गड़बड़ होने पर इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल इलाज किया जा सके। व्यक्ति की सेहत, उम्र और जेंडर के हिसाब से नार्को टेस्ट की दवाइयां दी जाती हैं। पूछताछ के वक्त वहां आरोपी के जवाब का एनालिसिस करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक, ऑडियो वीडियोग्राफर और सहायक नर्सिंग स्टाफ के अलावा सीनियर पुलिस अफसर भी मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.